हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोगों की सीटेट की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और उस तैयारी को हम ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इस वीडियो में सीटेट सन 2016 के पर्यावरण के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें, इस वीडियो की जो PDF है हमारी टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस पर मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी, मच्छर, तितली। ऑप्शन नंबर बी बाघ, तेंदुआ, सांड। ऑप्शन नंबर सी सांप, रेशम, कीट, छिपकली। ऑप्शन नंबर डी गरुड़, चील, गिद्ध। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, चील, गरुड़, गिद्ध। जो चील, गरुड़, गिद्ध होता है ये मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी को वस्तुओं को देख पाने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। जो नीचे दिया गया है खेती करने का एक विवरण है, इसको आपको पढ़ना है और इसके ढंग की पहचान करना है कि किस ढंग की ये खेती है। तो इसमें दिया गया है कि एक फसल को काटने से पश्चात खेतों को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बाँस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये किस टाइप की खेती होगी दोस्तों? तो आपको बताना है कि ये किस टाइप की खेती है। ऑप्शन नंबर ए सिंचाई खेती है। ऑप्शन नंबर बी सहकारी खेती है। ऑप्शन नंबर सी झूम खेती है। ऑप्शन नंबर डी सीढ़ी नुमा खेती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, झूम खेती है। और जो झूम खेती है ये पूर्वी भारत में सबसे अधिक प्रचलित है। ये आपको याद रखना है पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट है कि झूम खेती है पूर्वी भारत में अधिक प्रचलित है, ये पूछा जा सकता है। और इस खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि पॉइंट वो इम्पोर्टेंट है। तो झूम कृषि है पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो आपका विचार, इसमें आपका विचार पूछ रहा है कि आपके विचार के अनुसार वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया सांप कैसे कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर सांप अनुक्रिया कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ऑप्शन नंबर सी उस वाद्य यंत्र को सूंघकर। ऑप्शन नंबर डी उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके ही सांप अपने सिर को हिलाता है, और जिसे सामान्यतः लोग सांप को नृत्य करता हुआ समझते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, ये सभी सन 2016 सीटेट के क्वेश्चन हैं इन पर्यावरण के। तो प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, ये कथन सत्य है? आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता, बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। और
इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। और इसमें परिवार में केवल माता पिता और बच्चों का सम्मिलित होना गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। और इसमें जो भिन्न भिन्न समाजशास्त्री हैं उनकी अलग मान्यताएं हैं कि परिवार के लिए अलग मान्यताएं हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? वह भोजन को पाचन में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्षारीय प्रकृति होती है, ऑप्शन नंबर बी उभयधर्मी प्रकृति होती है, ऑप्शन नंबर सी उदासीन प्रकृति होती है, ऑप्शन नंबर डी अम्लीय प्रकृति होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। अमाशय की रस की प्रकृति अम्लीय होती है, जो भोजन के पाचन में सहायक है, और इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इम्पोर्टेंट बात है कि अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है और इसका पीएच मान 7 से नीचे होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 5 का। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। ए दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुणों से रहित पत्तियां, और बी बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। तो शिक्षक ने समूह ए को सही माना है और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? आपको ये जो कथन दिए गए हैं इनमें बताना है कि अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ये क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। आपको वीडियो पॉज करके बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। बच्चों द्वारा पत्तियों का वर्गीकरण करना, जैसे नींबू हो गया, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदियों को दवाओं के गुण वाली पत्तियाँ और दवाओं के गुण रहित वाली पत्तियों में बांटा है। ये वर्गीकरण का काम विशिष्ट और स्त्रीकृत है। तो ये उत्तर एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? आप सपोज डेट कि आप एक टीचर हैं, तो आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं, तो आपकी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप किन विचारों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, ऑप्शन नंबर बी लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ऑप्शन नंबर सी इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ऑप्शन नंबर डी सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? बी और डी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बी और सी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए, बी और डी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ए, सी और डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित बातों का आपका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बच्चों की रुचियों का अध्ययन हो, लड़के एवं लड़कियों को सामान्य रूप से रुचिकर लगे, और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को भी रुचिकर लगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। ए, बी और डी राइट आंसर है। ए, बी, डी राइट आंसर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हैं क्वेश्चन कितने बढ़िया हैं और किस लेवल के क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। जो सभी कथन हैं वो पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में
संलग्न शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, एक तर्क देते हैं केवल एक कथन को छोड़कर। इनमें से सिर्फ एक कथन है, उसको छोड़कर सब सामूहिक क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो आपको वह कथन बताना है कि वह कथन कौन सा है इन चारों में से। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान में निर्माण में सहायता मिल सकती है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, ये कथन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों को सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं का आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है निर्धारण मापनिया, ऑप्शन नंबर बी दत्तकार, ऑप्शन नंबर सी कागज पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी मौखिक प्रश्न। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, दत्तकार। जो दत्तकार है ये सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए दत्तकार सबसे उपयुक्त है, क्योंकि दत्तकार ही जो है ना ये बच्चों के स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं। दत्तकार में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं और इन पे किसी का दबाव नहीं रहता, ना किसी शिक्षक का और ना कोई बाहरी कारणों का। तो यहाँ पर दत्तकार बिल्कुल राइट आंसर है प्रश्न नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि नीचे पौधों के बारे में बच्चों से कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। ये जो बच्चों के विचार दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए घास पौधा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी कुछ सब्जियां फल होती हैं, ऑप्शन नंबर सी बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, ऑप्शन नंबर डी गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। जो फल होती हैं ये वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सही है। कुछ फलों को खाया भी जाता है और भोजन तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे फल हो गया कद्दू, टमाटर, खीरा, मटर, सेम, बैंगन आदि ये एक फल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सही विचार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कुछ वयोवृद्ध लोगों से पूछिए कि जब वे जवान थे तो उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। कौन सा कौशल इसमें आकलन नहीं किया जाएगा, संभावना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी चर्चा, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रयोग। अगर जब कोई बच्चा किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से ऐसे पौधे के बारे में पूछेंगे तो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो ऐसे प्रश्न को पूछे जाने पर विद्यार्थी के चर्चा और अभिव्यक्ति कौशल की आकलन की संभावना है, परंतु इसमें प्रयोग कौशल का आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिन पौधों के बारे में पूछा गया है वो अभी दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रयोग। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों को पुनःस्क्रमण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझा देने,
समझने देना। ऑप्शन नंबर बी, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना शिक्षक का। तो जो शिक्षक है वो प्रत्येक बच्चे से रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। तो इसमें बच्चे रद्दी वस्तु का पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझना एवं बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना है, ना कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यह शैक्षिक अभिप्राय नहीं है शिक्षक का। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। प्रश्न ये है कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। ऑप्शन नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। ऑप्शन नंबर सी, मेरी पॉइंट सी, मेरी शक्तियाँ क्या थीं। ऑप्शन पॉइंट नंबर डी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ऊपर दिए गए ये 4 प्रश्नों के उत्तर से क्या होगा, प्रश्नों के उत्तर से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों का स्व आकलन। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का स्व आकलन। तो मैंने क्रियाकलाप में योजना, ये तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो सकता है कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई और मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मुझे कठिन क्या लगा। ये सभी मापनियाँ बच्चों द्वारा स्व आकलित निर्धारित की जाती हैं। बच्चों के द्वारा अपने आकलन के लिए निर्धारित की जाती हैं, जिसमें बच्चे होते ना वो अपने क्रियाकलापों के उद्देश्यों की प्राप्ति में आई कठिनाइयों का आकलन करते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक की सहायता से इन कठिनाइयों को दूर करने का वो प्रयास भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, बच्चों का स्व आकलन इसमें है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14 का, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा ये रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, होती नहीं, होनी चाहिए। होनी चाहिए। बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तिका है प्रयुक्त भाषा बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होने चाहिए, क्योंकि बच्चे इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा कि बच्चे के दिन प्रतिदिन भाषा से संबंध होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इसे आसानी से सीखते हैं। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है। कोई शिक्षक है वो अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। तो ये क्रियाकलाप का उद्देश्य है। पॉइंट नंबर ए, सृजनात्मकता का विकास करना। पॉइंट नंबर बी, अवलोकन का विकास करना। पॉइंट नंबर सी, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। पॉइंट नंबर डी, डाटा संग्रह का विकास करना। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर सी, ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, ए, बी और सी। यदि एक कोई शिक्षक है वो अपने विद्यार्थियों से विभिन्न पशुओं पर रंग भरने को कहता है, तो वे बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना चाहता है, अवलोकन का विकास करना चाहता है, वर्गीकरण कौशल का विकास कराना चाहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। वो सृजनशीलता का विकास कराना चाहता है, अवलोकन का भी विकास कराना चाहता है और वर्गीकरण
कौशल का भी विकास कराना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15 का प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसमें 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में परिवार और मित्र उपविषयों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारक को छोड़कर सभी शेष कारक हो सकते हैं, वो कारक कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम हैं जिसमें 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पर्यावरण चतुर्निर्मित किया गया है और में पौधे और पशुओं को जानबूझकर पर्यावरण और मित्रों उपविषय के लिए अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यहाँ पर पौधों और पशुओं को जानबूझकर ये मिसप्रिंट हो गया है। ये आपको वीडियो टेलीग्राम पे जब मिलेगी तो उसमें सही हो जाएगा, लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इस बात को उभारना किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। ऑप्शन नंबर डी, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। तो जो पर्यावरण पाठ्यक्रम में पौधों और पशुओं को परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित करना इस बात को दर्शाता है, उभारता है कि कुछ समुदायों में जीव और आजीविकाएं विशेष पशुओं और पौधों से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि एक विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाते हैं, तो आपको सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान को निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना जैसे होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। पॉइंट नंबर बी, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। पॉइंट नंबर सी, सूचनाओं को प्रत्यक्ष प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करना। पॉइंट नंबर डी, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ए, बी और डी। क्या ऑप्शन नंबर बी सही है? आप बताएं वीडियो को पॉज करके, इस प्रश्न को ध्यान से देखें और फिर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। पॉइंट नंबर सी, ए, बी, सी और डी। पॉइंट नंबर डी, ए, बी और सी। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। पॉइंट नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर ये चारों सही हैं। पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? अधिगम समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर भी प्रदान करना होता है, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील भी बनाना, सूचनाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करना और आकलन के लिए एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। ये चारों ही विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है प्रश्न नंबर 17 का। वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करें। चैनल नया है पर आप ये मत सोचिए कि इसके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो वीडियो ना देखें, वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चंस की क्वालिटी आपको पता चल जाएगी एक बार देखेंगे तो हाँ वीडियो बढ़िया है। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। प्रश्न नंबर निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 18 से प्रश्न संख्या 20 तक निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। तो ये एक अवतरण है, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका बाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने में 7-8 के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया। तो एक टीचर है ना, उसने कटोरे में पानी उबालने और उसका बाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित, एक शिक्षक ने प्रदर्शित किया कि ये कटोरे में उसने पानी उबाला और उसका बाष्पीकरण हो गया।
तो इस प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के उत्तर दिए गए हैं। ये उत्तर इस प्रकार हैं कि पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो प्रश्न नंबर 18 है इसी अवतरण के ऊपर। ये उत्तर बच्चे और उनके विचारों में क्या बताते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की सोच गलत है। तो आप बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें बाष्पीकरण विषय पर बच्चों, तो यहाँ पर कटोरे में पानी का उबलना एवं उसका बाष्पीकरण हो जाने को प्रयोग को देखकर जो 7-8 साल के बच्चे हैं ना, उनके बारे में ये उत्तर प्रदर्शित करता है कि बच्चों में बाष्पीकरण के बारे में विकल्पी विचार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जो बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, 7-8 वर्ष के बच्चों के विकल्पी विचार हैं। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। मतलब शिक्षक को उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए ये बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। ऑप्शन नंबर बी, बाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। अगर आप बच्चों को जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करके देंगे तो जिसे देखकर बच्चे सीख जाएंगे कि बाष्पीकरण क्रिया क्या होती है, बाष्पीकरण कैसे होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। प्रश्न नंबर 20 की तरफ। बाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? जो बाष्पीकरण विषय है उस पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए जो निम्नलिखित दिए गए हैं, इनमें से कौन सा प्रश्न नमूना हो सकता है? जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है यदि जल चक्र ना होता। ऑप्शन नंबर डी, जल चक्र के क्रम को सोपान की सूची बनाइए। तो यहाँ पर बाष्पीकरण जो विषय है ना, उस पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए बच्चों से प्रश्न किए जाने चाहिए कि क्या होता यदि जल चक्र ना होता। इससे बच्चे पूर्व में शिक्षक, और इससे जो है बच्चे पहले जो शिक्षक ने जल चार्ट के विविध प्रकार से उत्तर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा कि बच्चों से ही प्रश्न पूछना है। ये प्रश्न एकदम राइट है कि उनकी सोच का आकलन करना चाहिए कि आपने जब एक चार्ट बना के उन्हें दे दिया है तो उस चार्ट से भी कुछ क्वेश्चन पूछने, उनकी सोच का आकलन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ही होगा, पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य ए, उत्तराखंड, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी प्रदेश है। तो इसका पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। सीटेट की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 21 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 22 कह रहा है प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, जो इसमें प्रत्येक स्थान का नाम दिया गया है और उस क्षेत्र में कैसे घर बनाए जाते हैं उसका आपको सही मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, मनाली। तो मनाली का यहाँ पर आंसर हो सकता है
बाँस के खंभों पर बने ऊंचे घर। तो मनाली का यहाँ पर ऑप्शन सेकंड के साथ जाएगा। पत्थर या लकड़ी बने ढालू छत वाले घर। पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर होते हैं ना, वो मनाली में होते हैं, वो मनाली में होते हैं यहाँ पर। पर यहाँ पर राजस्थान का आपको बताना है कि राजस्थान का होता है, मिट्टी के घर होते हैं जिनकी छतें कटीली झाइयों से बनाई जाती हैं। मिट्टी के ये घर होते हैं, इनकी झाई कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। और असम का होता है कि बाँस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर होते हैं। जो असम के घर होते हैं वो बाँस के खंभे पर बने हुए ऊंचे और लकड़ी के घर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख पे होते हैं पत्थर से बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ियों की बनी होती हैं, लद्दाख के होते हैं। और इसमें हाउस बोट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मिलान आपको करना होता है। आपको इधर 5 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप इससे भटक सकें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, लद्दाख का। लद्दाख के घर होते हैं वो पत्थर से बने हुए होते हैं और जिनकी फर्श और छतें लकड़ियों की बनी होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। जो मनाली के घर होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू वाले छत के घर होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाइयों से छाई होती हैं। और असम में बाँस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। और लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनमें फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन होती है। तो क्या लिख गया यहाँ पर, त्वचा होना चाहिए, त्वचा। प्रश्न नंबर 23, पशुओं के त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन होता है। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है विविध पैटर्न, या उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। जो पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न होता है वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती हैं। जैसे बाघ का पैटर्न कुछ अलग होगा, जिराफ का पैटर्न कुछ अलग होगा, बकरी का पैटर्न कुछ अलग होगा, वो उनके बालों के कारण होता है पैटर्न। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 24 का, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं का अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ये जो जनादेश है वो किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में। ऑप्शन नंबर बी, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक सन 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927। ऑप्शन नंबर डी, जंगल अधिकार अधिनियम सन 2007। तो जो व्यक्ति हैं वो जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है तो उसका जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार जंगल अधिनियम सन 2007 के द्वारा माना गया है। ये अधिकार जनजाति व अन्य परंपरागत, जो ये अधिकार है ना वो जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों को वह अधिकार जो ईस्ट इंडिया फॉरेस्ट सन 1923 के एक्ट के तहत छीन लिया गया वो उन्हें पुनः प्रदान किया गया। जो ईस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के अंतर्गत छीन लिया गया था ना, उसे जंगल अधिकार अधिनियम सन 2007 के द्वारा माना गया है कि जो लोग 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं तो उनका उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर पूर्ण अधिकार है। तो जंगल अधिकार अधिनियम सन 2007 बिल्कुल राइट आंसर है प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि
निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो मच्छरों द्वारा जो रोग फैलते हैं उनका समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर बी मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। ऑप्शन नंबर डी HIV एड्स, हैजा, डेंगू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया है। और यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। तो डेंगू और चिकनगुनिया है वो एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। और इन दोनों के लक्षण होते हैं ना बिल्कुल एक जैसे ही होता है। दोनों में जोड़ों में दर्द होता है, और परंतु चिकनगुनिया में यह दर्द बरसों तक रह सकता है, जबकि मलेरिया में मच्छर मादा एनाफिलीज है, ये रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मलेरिया में जो मच्छर मादा मच्छर एनोफिलीज के द्वारा फैलता है, और ये प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों अब आगे प्रश्न नंबर 26 की तरफ पढ़ते हैं। घट पर्णी पौधा नीपेंथिस, जो नीपेंथिस है पौधा वो क्या है? कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारब की ध्वनियाँ निकालता है। ऑप्शन नंबर बी, जो घट पौधी है वो मुँह छोटा छोटी छोटी कंटियों से बना होता है। जो नीपेंथिस है उसका मुँह छोटी छोटी कंटियों से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में नहीं पाया जाता, नीपेंथिस भारत में नहीं पाया जाता है। क्या मेढकों नीपेंथिस है जो वो मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। जो घट पर्णी पौधा है वो नीपेंथिस है। इसकी पत्तियाँ पूर्ण रूप से कुछ भाग सुराही के आकार का होता है, और जिसकी लंबाई होती है, सबसे पॉइंट है कि इसकी लंबाई क्या होती है, सुराही के आकार का इसका भाग सुराही के आकार का होता है। पत्तियों का भाग सुराही के आकार का होता है कुछ हद तक, और इसकी लंबाई 1 इंच से 1 फुट तक देखी गई है। ये जो नीपेंथिस पौधा है ये मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाती है, और जिससे उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। मतलब वो अपनी नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए ही मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बन सकता है कि वो क्यों खाता है? तो वो इसलिए खाता है क्योंकि उसकी नाइट्रोजन की आपूर्ति हो सके। तो प्रश्न नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बंद गोभी, भिंडी, गुड़। ऑप्शन नंबर बी आंवला, पालक, गुड़। ऑप्शन नंबर सी आंवला, पालक, आलू। ऑप्शन नंबर डी आंवला, आलू, टमाटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। जो लौह आयरन की प्रचुर मात्रा होती है वो आंवला और पालक और गुड़ में होती है। तो और जो लौह लवण की सबसे ज़्यादा कमी बालकों और महिलाओं में पाई जाती है। जो लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है, आयरन से ही रक्त में हीमोग्लोबिन बनता है, और जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। अगर आपकी आयरन की कमी है तो आपको रक्त की कमी भी हो सकती है, और आपके रक्त की क्षमता की कमी भी हो सकती है, जिससे एनीमिया रोग भी हो जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देश में सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। जो हमारा देश है उसके सभी भागों में मिर्च का उपयोग है भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए? जो हमारे देश में जो मिर्च आई है वो हमारे देश की नहीं है, इसको कहीं और से व्यवसायी जो आए हैं, व्यापारी लोग आए थे वो लाए हैं। तो ये कहाँ से व्यापारी लोग आए थे? तो आपको ये बताना है कि ऑस्ट्रेलिया से है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान से। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी अफ़गानिस्तान से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। जो व्यवसायी थे वो दक्षिण अमेरिका से आए थे,
और मिर्च का जो मूल उद्गम है वो अमेरिका मैक्सिको को माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया तगड़ा पॉइंट है कि मूल उद्गम कहाँ से माना जाता है, तो मिर्च का मूल उद्गम अमेरिका मैक्सिको से माना जाता है। मूल उद्गम, मिर्च का मूल उद्गम अमेरिका मैक्सिको, अमेरिका मैक्सिको से माना जाता है। अमेरिका मैक्सिको से माना जाता है। यहाँ पर यह राइट आंसर है, अमेरिका मैक्सिको। अमेरिका मैक्सिको से, अमेरिका मैक्सिको। प्रश्न नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो आपको ये बताना है कि जो कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधे होते हैं उनके कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन नंबर ए फाख्ता, ऑप्शन नंबर बी शक्करकोरा, ऑप्शन नंबर सी बाया, ऑप्शन नंबर डी कलचड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। फाख्ता है वो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, जो सामान्यतः कबूतर के नाम से जाना जाता है। फाख्ता को एक कबूतर के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं। और ये जो है कोलंबिया फार्म्स गढ़ और कोलबिंडी कुल का पक्षी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का। ये जो फाख्ता है वो किस कुल का पक्षी है, तो कोलंबिया फार्म्स गढ़ एवं कोलबिंडी कुल का पक्षी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। जो फाख्ता है यही बनाता है अपना घोंसला कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए। जो ये कोई पशु है उसका विवरण दिया गया है, उसको पढ़िए और उस पशु को आपको पहचानना है। तो ये भालू जैसा दिखता है, ये विवरण दिया गया है इसमें। ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। एक कोई पशु है वो भालू जैसा दिखता है पर भालू है नहीं। ये दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो या इसमें ऑप्शन नंबर ए इस्लात, ऑप्शन नंबर बी लंगूर, ऑप्शन नंबर सी चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर डी पैंडा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। जो इस्लात है वो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, इस्लात। और इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सुनिए, जो ये इस्लात है वो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है और ये दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्य आकार का एक शाकाहारी जीव है और ये धीमी गति के कारण हिलने से ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की ही पत्तियाँ खाता है। अगर 40 वर्ष तक जिस पेड़ पर रहेगा तो उसी पेड़ पर ही रहेगा और उसी पेड़ की ही पत्तियाँ खाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, इस्लात। तो वीडियो एंड हो चुकी है दोस्तों। तो आपसे बस वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह की नई वीडियो के साथ हम आते रहेंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो आपसे यही एक बार फिर लास्ट में रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जय हिंद।